अब जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, जो बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है लैप्लास ट्रांसफॉर्म में, हम उससे रिलेटेड एक बात कर लेते हैं और उसके बाद इसको फर्दर नेक्स्ट लेक्चर में आगे जाके इसको देखेंगे। आपको ये याद रखना है कि लैप्लास ट्रांसफॉर्म को सिंपली अलजेब्राइक एक्सप्रेशन के साथ नहीं डिफ़ाइन किया जा सकता। मतलब अगर मैंने एफ़ ऑफ टी को मैंने ट्रांसफॉर्म करके एफ़ ऑफ एस में कन्वर्ट कर दिया है, तो सिर्फ लैप्लास ट्रांसफॉर्म के लिए ये एफ़ ऑफ एस इम्पॉर्टेंट नहीं है, बल्कि उसके साथ साथ एक और चीज़ भी इम्पॉर्टेंट है जिसको आप लोग कहते हैं रीजन ऑफ कन्वर्जेंस। मतलब लैप्लास ट्रांसफॉर्म की डेफिनेशन कंप्लीट होती है एक तो उसके अलजेब्राइक एक्सप्रेशन से और उसके साथ साथ रीजन ऑफ कन्वर्जेंस को डिफ़ाइन करके। अगर आपने रीजन ऑफ कन्वर्जेंस डिफ़ाइन नहीं किया तो आपके लैप्लास ट्रांसफॉर्म इनकम्प्लीट है। अब ये रीजन ऑफ कन्वर्जेंस क्या है, इसकी डेफिनेशन अभी हम देख लेते हैं, लेकिन इसके बाद इसकी डिटेल में जो डिस्कशन है वो अभी हम आगे जाके करेंगे। तो फ़िलहाल के लिए इसकी डेफिनेशन अगर हम देखें तो रीजन ऑफ कन्वर्जेंस मतलब नाम से क्या पता चल रहा है कि ऐसा रीजन है जहाँ पे आपकी ट्रांसफॉर्म जो है वो कन्वर्ज कर रही है। कन्वर्ज करने का क्या मतलब है कि आपके ट्रांसफॉर्म जो है वो फाइनाइट वैल्यू दे रही होगी। तो ऑल वैल्यूज़ ऑफ एस, एस क्या है, क्योंकि आपका जो लैप्लास ट्रांसफॉर्म है उसमें वो बेस कर रहा होता है एस पे। एस आपका कॉम्प्लेक्स वेरिएबल है जिसमें आपके पास दो टर्म्स होती हैं, रियल पार्ट सिग्मा और इमेजिनरी पार्ट ओमेगा। अब जो आपका कॉम्प्लेक्स वेरिएबल है, ऑल वैल्यूज़ ऑफ एस मतलब ऑल वैल्यूज़ ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल फॉर विच लैप्लास ट्रांसफॉर्म कन्वर्जेस इज नोन एज आर ओ सी, रीजन ऑफ कन्वर्जेंस। मतलब आपका जो एस की वो सारी वैल्यूज़ फाइंड करना जिनके लिए लैप्लास ट्रांसफॉर्म कन्वर्ज करती है उसको आप रीजन ऑफ कन्वर्जेंस कहते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि लैप्लास ट्रांसफॉर्म जो है रीजन ऑफ कन्वर्जेंस के अंदर कन्वर्ज कर रहा होता है और उसके बाहर अगर हम आउटसाइड रीजन ऑफ कन्वर्जेंस हो तो लैप्लास ट्रांसफॉर्म जो है डाइवर्ज कर जाता है या इनफाइनाइट को अप्रोच कर रहा होता है। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्योंकि लैप्लास ट्रांसफॉर्म की डेफिनेशन इनकम्प्लीट है विदाउट रीजन ऑफ कन्वर्जेंस। तो हमारा आगे चैप्टर जो हमारा जो आगे लेक्चर है उसका मेन फोकस भी रीजन ऑफ कन्वर्जेंस पे ही रहेगा। तो अभी हम रीजन ऑफ कन्वर्जेंस को फ़िलहाल यहाँ पे स्टॉप करते हैं और एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट की तरफ जाते हैं। मतलब आगे फर्दर स्टडीज करने से पहले आपको एक ये छोटा सा पॉइंट पता होना चाहिए कि फोरियर ट्रांसफॉर्म में और लैप्लास ट्रांसफॉर्म में क्या रिलेशनशिप है। अब आप ये देखो कि आपको पता है कि कॉम्प्लेक्स वेरिएबल एस है, ठीक है, उस वो किस पे बेस कर रहा है, सिग्मा प्लस जे ओमेगा पे। अब जो फोरियर ट्रांसफॉर्म था उसमें सिर्फ जे ओमेगा की बात होती थी, उसमें सिग्मा का कोई रोल नहीं था। तो अगर मैं इस सिग्मा को ज़ीरो कर दूं तो मेरा एस किसके इक्वल हो जाएगा, जे ओमेगा के इक्वल हो जाएगा। तो इट मीन्स कि इफ़ सिग्मा इज इक्वल टू ज़ीरो मतलब रियल पार्ट ऑफ complex variable is zero, then Laplace transform is equal to Fourier transform। मतलब मैं कब कहूँगी कि मेरा Fourier transform और Laplace transform सेम है, अगर आपके कॉम्प्लेक्स वेरिएबल का रियल पार्ट सिग्मा ज़ीरो हो जाता है तो इट मीन्स कि आपका लैप्लास ट्रांसफॉर्म और फोरियर ट्रांसफॉर्म इक्वल आ जाते हैं। तो लैप्लास ट्रांसफॉर्म जो है वो एक जनरलाइज्ड फॉर्म है, ठीक है। अब आपने सपोज लैप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड कर लिया किसी सिग्नल का और आपसे ये कहा जाए कि जी आपने फोरियर ट्रांसफॉर्म भी फाइंड करना है उसी सिग्नल का, तो आपको वो कैलकुलेशंस दोबारा से फोरियर ट्रांसफॉर्म की करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि आप जो एस है उसमें सिग्मा को जब आप ज़ीरो पुट कर दोगे तो जो आपका फोरियर ट्रांसफॉर्म का अलजेब्राइक एक्सप्रेशन था वो ऑटोमेटिकली जो लैप्लास ट्रांसफॉर्म का एक्सप्रेशन था वो ऑटोमेटिकली फोरियर ट्रांसफॉर्म के लिए कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि अब आपका सिग्मा ज़ीरो हो चुका है। तो जब सिग्मा ज़ीरो हो जाएगा तो फोरियर ट्रांसफॉर्म और लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑटोमेटिकली एक दूसरे के इक्वल हो जाते हैं। अच्छा, अब आगे जब हमने रीजन ऑफ कन्वर्जेंस की डिस्कशन स्टार्ट करनी है तो उससे पहले एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, वो ये है कि आपको ये पता होना चाहिए कि लैप्लास ट्रांसफॉर्म की जो कंडीशन फॉर एग्जिस्टेंस है वो क्या है और वो बेसिकली किसके ऊपर बेस कर रही होती है। क्योंकि अगर आपको ये नहीं पता होगा तो आपको सिग्मा और जे ओमेगा की इम्पोर्टेंस का पता नहीं चलेगा।
क्योंकि मेरा जो लेप्लास ट्रांसफॉर्म है किसी भी एक्सप्रेशन का वो तब एग्जिस्ट करेगा जब उसमें सिग्मा जो है उसकी रेंज हमें पता होगी। और हम क्यों सिर्फ सिग्मा की बात कर रहे हैं वो यहाँ इस पेज से हमें पता चलेगा, इस डिस्कशन से हमें पता चलेगा। तो अब हम ये कह सकते हैं कि लेप्लास ट्रांसफॉर्म एफ ऑफ टी का वो किसके इक्वल है, वो बेसिकली फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ टी ई रेज़ टू पावर माइनस सिग्मा टी के इक्वल है। हमने इन दोनों को रिलेट किया है क्योंकि फोरियर ट्रांसफॉर्म की भी एग्जिस्टेंस की कंडीशन है, इसी तरह से लेप्लास ट्रांसफॉर्म की भी एग्जिस्टेंस की कंडीशन है। और वो कंडीशन क्या है वो यहाँ पे हम देखने लगे हैं, और कंडीशन किस फैक्टर पे डिपेंड कर रही है वो भी हमें यहाँ से पता चलेगा। अब इसका अगर हम सपोज के जी एफ ऑफ एस को डिफाइन कर देते हैं माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एफ ऑफ टी ई रेज टू पावर एस टी, लेकिन ई रेज टू पावर एस टी किसके इक्वल हो सकता है, मैं एस को अगर एक्सपैंड करूं तो वो बन जाएगा ई रेज टू पावर माइनस सिग्मा प्लस जे ओमेगा टी। अब मैं इस एक्सपोनेंशियल को ब्रेक कर सकती हूँ, सेपरेट कर सकती हूँ, ई रेज टू पावर माइनस सिग्मा टी ई रेज टू पावर माइनस जे ओमेगा टी। तो यहाँ पे मैंने ई रेज टू पावर एस टी की माइनस एस टी की बजाय लिख दी है ई रेज टू पावर माइनस सिग्मा टी इंटू ई रेज टू पावर माइनस जे ओमेगा टी। अब आप इस फैक्टर को मतलब एफ ऑफ टी ई रेज टू पावर माइनस सिग्मा टी को आप कह सकते हो कि दिस इज एफ वन ऑफ टी। तो मेरा एक्सप्रेशन क्या बन जाएगा, एफ ऑफ एस इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एफ वन ऑफ टी ई रेज टू पावर माइनस जे ओमेगा इंटू डी टी। तो f of s will exist only if f1 of t is absolutely integrable। मतलब अगर f of s कब मेरा एग्जिस्ट करेगा, अगर f1 of t को मैं इंटीग्रेट करती हूँ और वो एब्सोल्यूटली इंटीग्रेबल है। एब्सोल्यूटली इंटीग्रेबल का क्या मतलब है कि मैंने f1 of t का मॉड लिया, उसको इंटीग्रेट किया और उसकी वैल्यू इन्फिनिटी से लेस आई। मतलब जब मैंने इस एक्सप्रेशन को सॉल्व किया तो मेरे पास एक फाइनाइट वैल्यू आ गई। ऑब्वियसली दैट वो फाइनाइट वैल्यू जो है इस इन्फिनिटी से लेस होगी। मतलब मेरा ये एक्सप्रेशन इन्फिनिटी को अप्रोच नहीं करना चाहिए बल्कि इसका रिज़ल्ट मुझे एक फाइनाइट वैल्यू मिलना चाहिए। तो फिर मैं ये कह सकती हूँ कि एफ वन ऑफ टी जो है वो एब्सोल्यूटली इंटेग्रेबल है। और अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है तो ओनली देन माई लेप्लास ट्रांसफॉर्म विल एग्जिस्ट। तो इस एफ वन ऑफ टी को मैं ये लिख सकती हूँ एफ ऑफ टी ई रेज टू पावर माइनस सिग्मा टी। तो अब अगर आप देखो तो बेसिकली ये कंडीशन मुझे ये बता रही है कि मेरा लेप्लास ट्रांसफॉर्म की एग्जिस्टेंस जो है, और उसकी एग्जिस्टेंस मतलब उसमें एग्जिस्टेंस का क्या मतलब है कि जब आपका लेप्लास ट्रांसफॉर्म कन्वर्ज कर रहा होगा वो तभी एग्जिस्ट करेगा जब वो कन्वर्ज करेगा। तो उसके लिए उसका जो एक्सप्रेशन है वो बेसिकली इस सिग्मा पे डिपेंड कर रहा है। तो रेंज ऑफ सिग्मा इज डिफाइनिंग एब्सोल्यूट इंटेग्रेबिलिटी ऑफ माय फंक्शन एफ ऑफ टी एंड दिस रेंज ऑफ सिग्मा इज इम्पॉर्टेंट टू फाइंड रीजन ऑफ कन्वर्जेंस। मतलब ये मेरी कंडीशन है लेप्लास ट्रांसफॉर्म की एग्जिस्टेंस की, और यहाँ से मुझे पता चल रहा है कि मेरा जो लेप्लास ट्रांसफॉर्म की कंडीशन है वो मुझे बता रही है कि मेरे पास ये जो सिग्मा है दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर, और ये डिफ़ाइन करेगा कि मेरा लेप्लास ट्रांसफॉर्म एग्जिस्ट करता है या नहीं करता, और ये डिफ़ाइन करेगा कि मेरा रीजन ऑफ कन्वर्जेंस क्या है। चलिए जी, अब हम आ जाते हैं रीजन ऑफ कन्वर्जेंस पे। अभी हमने पहले देखा था रेंज ऑफ एस इन एस प्लेन फॉर विच लेप्लास ट्रांसफॉर्म इज़ फाइनाइट ऑन और कन्वर्जेंट। मतलब आपके एस की वो सारी वैल्यूज़ जिनमें आपका लेप्लास ट्रांसफॉर्म फाइनाइट होगा या कन्वर्जेंट होगा उसको आप रीजन ऑफ कन्वर्जेंस कहते हैं। अब एस जो है वो किस पे बेस कर रहा होता है, सिग्मा और जे ओमेगा पे। तो जब मैंने रीजन ऑफ कन्वर्जेंस को प्लॉट करना है तो इसको मैं एस प्लेन कहूँगी। यहाँ पे मेरे पास एक्स एक्सिस पे रियल पार्ट होगा और वाई एक्सिस पे आपके पास इमेजिनरी पार्ट होगा। तो आप ये कह सकते हो सिग्मा इज इक्वल टू रियल पार्ट ऑफ एस। तो ये आपका एक्स एक्सिस पे रियल पार्ट है, सिग्मा है, और वाई एक्सिस पे आपके पास जे ओमेगा है, और ये ओवरऑल इस प्लेन को मैं एस प्लेन कह रही हूँ। अब ये तो हो गया रीजन ऑफ कन्वर्जेंस की प्लॉटिंग के हवाले से, और ये इसकी डेफिनेशन होगी। लेकिन क्वेश्चन ये है कि वाई आर ओ सी इज़ इम्पॉर्टेंट टू मेंशन अलॉन्ग विद द अलजेब्राइक एक्सप्रेशन। मतलब एफ ऑफ एस अकेला क्यों नहीं लेप्लास ट्रांसफॉर्म को डिफाइन कर सकता, और रीजन ऑफ कन्वर्जेंस क्यों इम्पॉर्टेंट है मेंशन करना।
तो उसके लिए आपको सबसे पहले ये एग्जाम्पल 9.1 और एक आपके बुक की एग्जाम्पल 9.2 इन दोनों को देख लेते हैं और फिर हमें पता चलेगा कि ROC इम्पॉर्टेंट क्यों है डिफ़ाइन करना। अब अगर आप इस एक्सप्रेशन आ जाओ एग्जाम्पल पे, यहाँ पे हमारे पास क्या है, एक्स ऑफ टी है इज इक्वल टू ई रेज टू पावर माइनस A2 इंटू यू ऑफ टी। ठीक है, अब ये आपका एक्सप्रेशन है। मैंने सिंपल क्या किया, एक्स ऑफ एस इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एक्स ऑफ टी ई रेज टू पावर माइनस एस टी इंटू डी टी। ये आपके फार्मूला है लैप्लास ट्रांसफॉर्म का, ये आपने सॉल्व किया। अब मैंने एक्स ऑफ टी की वैल्यू पुट कर दी है। ठीक है, अब आपको ये पता है कि जी यहाँ पे आपने एक्सपोनेंशियल्स को कंबाइन कर लिया। अब यू ऑफ टी क्या है, ये राइट साइडेड सीक्वेंस है, तो इसके जब आपने इसको, और मुझे पता है कि इसकी रेंज क्या है, 0 से इन्फिनिटी है, और 0 से इन्फिनिटी पे दरमियान में यू ऑफ टी की वैल्यू 1 है, जिसको मैंने यहाँ पे नहीं लिखा, तो 0 टू इन्फिनिटी आ गया। ठीक है, अब ये आपके पास एक्सपोनेंशियल आ गया माइनस एस प्लस ए इंटू टी डी टी। अब आपने यहाँ पे जब इंटीग्रेशन की वैल्यूज़ पुट की तो आपके पास आंसर आ गया 1/s प्लस ए। अब ये अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है फॉर दिस एक्स ऑफ टी। ये एक्स ऑफ टी क्या था, यू ऑफ टी पे बेस कर रहा था, जिसको आप कह सकते हो कि ये राइट साइडेड सिग्नल है। अब हम इस पे आ जाते हैं एग्जाम्पल 9.2 पे। अब 9.2 में हमारे पास गिवन है एक्स ऑफ टी इज इक्वल टू माइनस ई रेज टू पावर माइनस ए टी यू ऑफ माइनस टी। अब आपने वैल्यूज पुट की हैं एक्स ऑफ टी की, यहाँ पे माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी है। अब आपको पता है कि दिस इज़ यू ऑफ माइनस टी, यहाँ पे अगेन आपने एक्सपोनेंशियल्स की पावर जो है उसको कंबाइन कर दिया है। अब ये यू ऑफ माइनस टी है, लेफ़्ट साइडेड सीक्वेंस है, इंटीग्रेशन के लिमिट्स आ जाएंगे माइनस इन्फिनिटी टू 0, और जब आप इसको इंटीग्रेट करोगे तो यू आर गेटिंग 1/s प्लस ए। अब आप ये देखो एग्जाम्पल 1 जो है, जो कि राइट साइडेड सिग्नल था, उसका रिजल्ट भी 1/s प्लस ए है, और एग्जाम्पल 9.2 जो कि यू ऑफ माइनस टी पे बेस कर रही है, उसका रिजल्ट भी 1/s प्लस ए है। मतलब मैं अलजेब्राइक एक्सप्रेशन दोनों के केस में सेम गेट कर रही हूँ, दोनों के अलजेब्राइक एक्सप्रेशन सेम है। तो मैं कैसे मुझे ये कैसे पता चलेगा कि ये बेसिकली किस टाइम डोमेन सिग्नल की बात हो रही है। मतलब अगर मुझे 1/s प्लस ए मेरे पास मुझे दिया और मुझे ये कहा जाए कि जी अब आप इसको वापस टाइम डोमेन सिग्नल में ले जाएं, तो मुझे ये कैसे पता चलेगा कि ये राइट साइडेड सिग्नल का लेप्लास ट्रांसफॉर्म है, या फिर ये लेफ़्ट साइडेड सिग्नल का लेप्लास ट्रांसफॉर्म है। तो यहाँ पे आप स्टक हो जाओगे। तो इस चीज़ को, इस प्रॉब्लम को आप रीजन ऑफ कन्वर्जेंस की मदद से ओवरकम कर सकते हो, और इस वजह से जब हम डिफ़ाइन करेंगे लेप्लास ट्रांसफॉर्म को, तो हम ROC को भी डिफ़ाइन करेंगे, और वो ROC हमें ये बताएगा कि ये मैं राइट साइडेड सिग्नल की बात कर रहा हूँ या आप लेफ़्ट साइडेड सिग्नल की बात कर रहे हो। तो इस वजह से ROC इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू मेंशन अलॉन्ग विद द अलजेब्राइक एक्सप्रेशन। अब ये जो पेज है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें आपके लेप्लास ट्रांसफॉर्म की कह लो जान है। क्यों जान है? क्योंकि यहाँ पे हम ये देखने लगे हैं कि आपने ROC कैसे फाइंड करना है और आपने ROC को प्लॉट कैसे करना है। और जब आपका लेप्लास ट्रांसफॉर्म से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं तो यूजुअली ROC को प्लॉट करना आपको कहा जाता है, या उसको फाइंड करना जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, क्योंकि फार्मूला मतलब यूज़ करके तो स्टूडेंट्स अलजेब्राइक एक्सप्रेशन फाइंड कर ही लेते हैं, लेकिन स्टूडेंट को इस चीज़ की इंफॉर्मेशन होना कि ROC को कैसे फाइंड करना है और उसके बाद ROC को प्लॉट कैसे करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो अब आप इस चीज़ को ध्यान से सुनो। ROC इज़ एसोसिएटेड विद रेंज ऑफ सिग्मा। हमें पता है कि जब हमने कंडीशन देखी थी लेप्लास ट्रांसफॉर्म की एग्जिस्टेंस की, तो वहाँ पे हमें पता चल गया था कि लेप्लास ट्रांसफॉर्म एग्जिस्ट करेगा। कब एग्जिस्ट करेगा? जब वो उसमें मतलब जो f1 ऑफ t था उसको जब आप इंटीग्रेट कर रहे थे तो वो इन्फिनिटी से उसकी वैल्यू कम होनी चाहिए, और उस f1 ऑफ t में जो इम्पॉर्टेंट फैक्टर था दैट वाज सिग्मा विच इज़ द रियल पार्ट ऑफ s। तो ROC इज एसोसिएटेड विद रेंज ऑफ सिग्मा। तो इसका मतलब है कि अब आपने जब रीजन ऑफ कन्वर्जेंस फाइंड करना है तो आपको ये रियल पार्ट ऑफ एस की बात करेंगे, आपको इमेजिनरी पार्ट से कोई कंसर्न नहीं है। ठीक है, अब अगर आप देखो पहला जो मेरा एक्स ऑफ टी था एग्जाम्पल 9.1 में, वो क्या था, ई रेज टू पावर माइनस ए टी यू ऑफ टी। यू ऑफ टी क्या, राइट साइडेड सिग्नल है। ठीक है, 0 से इन्फिनिटी तक डिफाइन किया गया, और इसका जो लेप्लास ट्रांसफॉर्म आ रहा था वो आ रहा था 1/s प्लस ए। अच्छा जी, ये होगी बात।
अब आपने राइट साइडेड, ये बच्चे जहन में रख लो, जब भी राइट साइडेड की बात होगी, राइट साइडेड सिग्नल की बात होगी, तो यू विल कंसिडर कि आपका जो डिनोमिनेटर है वो ज़ीरो से ग्रेटर है। क्यों? क्योंकि मैं उसको, मेरा यू ऑफ टी क्या है, राइट साइडेड है, तो इसका मतलब है मैं ज़ीरो से ग्रेटर की बात कर रही हूँ। तो यहाँ पे आपका रियल पार्ट ऑफ एस की मैंने क्यों बात की है, क्योंकि आई एम नॉट कंसर्न विद इमेजिनरी पार्ट। मेरा रॉक जो है वो रियल पार्ट में एग्जिस्ट कर रहा है, वो रियल पार्ट से, मतलब इस सिग्मा से मुझे पता चल रहा है कि मेरा रॉक क्या होगा। तो मैंने जब s प्लस ए डिनोमिनेटर में जब मैं बात करूँगी तो मैं रियल पार्ट ऑफ s कह रही हूँ। रियल पार्ट ऑफ s मतलब सिग्मा। मुझे s को कम्प्लीटली मैं यहाँ पे नहीं ले रही, क्योंकि मुझे जे ओमेगा से कंसर्न नहीं है, मुझे सिग्मा से कंसर्न है। तो आपने ये रियल पार्ट ऑफ s प्लस ए इज़ ग्रेटर दैन ज़ीरो। ग्रेटर क्यों? क्योंकि ये राइट साइडेड सिग्नल है, ठीक है। तो ये क्या है, ये मेरा रॉक कैसे बनेगा, रियल पार्ट ऑफ एस इज ग्रेटर देन माइनस ए, मतलब इस एक्सप्रेशन का रॉक क्या होगा कि सिग्मा को माइनस ए से ग्रेटर होना चाहिए, ये इसका रॉक है। दूसरा एक्सप्रेशन क्या था मेरा, माइनस ई रेज टू पावर माइनस ए टी यू ऑफ माइनस टी, ये क्या है, लेफ्ट साइडेड सीक्वेंस है, मतलब माइनस इन्फिनिटी से ज़ीरो के दरमियान में है। अब जब लेफ्ट साइडेड सीक्वेंस की बात होगी तो आपने इसको डिनोमिनेटर को लेस देन ज़ीरो कंसिडर करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। राइट साइडेड सीक्वेंस की बात थी तो आपने ग्रेटर देन ज़ीरो कंसिडर किया था डिनोमिनेटर को। लेफ्ट साइडेड सीक्वेंस की बात है तो आपने लेस देन ज़ीरो कंसिडर किया है डिनोमिनेटर को। तो s प्लस ए रियल पार्ट ऑफ s क्यों है, अगेन रियल पार्ट ऑफ s की बात होगी, हमने जे ओमेगा की बात नहीं करनी। तो रियल पार्ट ऑफ s प्लस ए लेस देन ज़ीरो है, तो रॉक आपका क्या बन जाएगा, रियल पार्ट ऑफ s इज लेस देन माइनस ए, ठीक है। तो ये रॉक होगा फॉर दिस एक्सप्रेशन और ये रॉक है फॉर दिस राइट साइडेड एक्सप्रेशन। तो अब आप देखो कि अलजेब्राइक एक्सप्रेशन तो दोनों के सेम है, लेकिन दोनों का रीजन ऑफ कन्वर्जेंस डिफरेंट है। इसका रीजन ऑफ कन्वर्जेंस कह रहा है कि माइनस ए से सारी ग्रेटर वैल्यूज़, इसका रीजन ऑफ कन्वर्जेंस कह रहा है कि माइनस ए से सारी लेस वैल्यूज़ के लिए ये कन्वर्ज हो रहा है। अब हम नेक्स्ट स्टेप पे आ जाते हैं कि जी अब इसकी प्लॉटिंग कैसे होगी इन दोनों रीजन ऑफ कन्वर्जेंस की। प्लॉटिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। हमने प्लॉट करना है रॉक को एस प्लेन पे। एस प्लेन पे क्या है, रियल पार्ट ऑफ एस, मतलब एक्स एक्सिस पे यू हैव सिग्मा, वाई एक्सिस पे यू हैव जे ओमेगा। अच्छा, अब आप इस यहाँ पे आ जाओ। यहाँ से ये जो पॉलिनोमियल है जिसमें न्यूमरेटर है डिनोमिनेटर है, यहाँ पे आपके पास ज़ीरोज़, न्यूमरेटर से हमें पता चलते हैं ज़ीरोज़, डिनोमिनेटर से हमें पता चलते हैं पोल्स। अगर आपने ECA 2 पढ़ी है जिसमें बॉडी प्लॉट वगैरह प्लॉट मतलब ड्रॉ किया जाता है, तो वहाँ पे आपको ज़ीरोज़ और पोल्स का मतलब आइडिया होगा। तो जो भी पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन है इसके न्यूमरेटर से आपको ज़ीरोज़ पता चलते हैं और डिनोमिनेटर से आपको पता चलते हैं पोल्स, ठीक है। पोल्स जो हैं वो इम्पॉर्टेंट है क्योंकि वो सिस्टम की स्टेबिलिटी की बात करते हैं, उनकी कन्वर्जेंस की बात करते हैं। तो यहाँ पे पोल्स को हम शो करते हैं क्रॉस से, जब भी प्लॉटिंग करेंगे पोल्स को शो किया जाएगा क्रॉस से और ज़ीरोज़ को शो किया जाएगा इस सर्कल ज़ीरो से। अब आप यहाँ पे आ जाओ, ये बेसिकली राइट साइड जो आपका सिग्नल था उसका हमने रीजन ऑफ कन्वर्जेंस प्लॉट किया। ये क्या है, 1 ओवर एस प्लस ए। यहाँ से क्या पता चला, पोल आपका कहाँ पे है, माइनस ए पे। एस प्लस ए इज इक्वल टू, अगर मैं यहाँ पे कह दूँ कि मैंने मतलब यहाँ पे आप देखो ये मेरा एस प्लस ए को मैंने ज़ीरो किया तो यहाँ से माइनस ए हो गया, ठीक है। तो इसका मतलब है मेरा पोल कहाँ पे है, यहाँ पे माइनस ए, ये आपका माइनस ए पे जी। सपोज हमें अभी ए की वैल्यू जो है वो मुझे नहीं पता कि प्लस है या माइनस है, उसको भी आप भूल जाओ, आप सिर्फ ये कहो कि जी ये माइनस ए है, तो इसका मतलब है ये मैंने क्रॉस के साथ इसको शो कर दिया। अब आपने जब भी कोई इसको शो करना है तो आपने इसके अगेंस्ट एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है, ठीक है। ये इस पोल की लाइन है। अब जो रीजन ऑफ कन्वर्जेंस है वो कह रहा है कि जी माइनस ए से ग्रेटर सारी वैल्यूज़ जो हैं वो मेरा रीजन ऑफ कन्वर्जेंस है। तो ऑब्वियस बात है माइनस ए से ग्रेटर कौन सी वैल्यूज़ होंगी, जो इसके राइट साइड पे होंगी। तो आपने ये वैल्यूज़ जो हैं इन सारी वैल्यूज़ को ले लेना
और आप कहोगे कि दिस इज़ रीजन ऑफ कन्वर्जेंस। क्यों? ये कौन सा एरिया है जिसमें आपकी सिग्मा की सारी वैल्यूज़ इस -a से ग्रेटर है। तो ये आपका रीजन ऑफ कन्वर्जेंस है फॉर दिस एक्सप्रेशन। अब हम आ जाते हैं इस एक्सप्रेशन पे, लेफ़्ट साइडेड था। अच्छा, अब यहाँ पे क्या है? अगेन आपने यहाँ पे भी यही काम करना है जो इसका डिनोमिनेटर था s+a, इसको आपने 0 के इक्वल पुट किया तो आपको ये पता चल गया कि आपका पोल -a पे पड़ा हुआ है। अब ये -a आपका पोल है, यहाँ पे अगेन आपने एक डॉटेड लाइन शो करा देनी है जो इसके अगेंस्ट, मतलब इसके पैरेलल होगी आपके y एक्सिस के। और ये क्या है? रीजन ऑफ कन्वर्जेंस इज लेस देन -a। तो लेस कौन सा एरिया है? जो इसके लेफ्ट साइड है। ठीक है, तो ये आपका रॉक है। अब आप देखो इसके, अगर आप मतलब प्लॉट पे ही देखो तो आपके पास यहाँ पे रीजन ऑफ कन्वर्जेंस राइट साइडेड का मतलब यहाँ पे आ रहा है, लेफ्ट साइडेड सीक्वेंस का पोल के लेफ्ट साइड पे है। तो ये एक्सप्रेशन जो है वो आपका मतलब यहाँ पे आपका जो रीजन ऑफ कन्वर्जेंस आ रहा है तो ये आपका एग्जिस्ट कर रहा होगा यहाँ पे, और इसका रीजन ऑफ कन्वर्जेंस आपका यहाँ पे एग्जिस्ट। अच्छा, मुझे पता है कि आज का जो लेक्चर है वो थोड़ा लेंथी हो रहा है, और लेकिन बात यह है कि ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज़ लैप्लास ट्रांसफॉर्म की डेफिनेशन इनकम्प्लीट रह जाएगी। तो इस वजह से इन सारी चीज़ों को आज कवर करना ज़रूरी है। तो अब हम आ जाते हैं रॉक की प्रॉपर्टीज़ पे कि रॉक की प्रॉपर्टीज़ क्या है, रीजन ऑफ कन्वर्जेंस की प्रॉपर्टीज़ क्या है। जब आप आगे प्रॉब्लम सॉल्व करोगे तो आप देखोगे कि इन्हीं प्रॉपर्टीज़ को फॉलो किया जा रहा है। पहली प्रॉपर्टी है कि रॉक डज नॉट इंक्लूड एनी पोल। ठीक है, मतलब अब मेरा अगर लैप्लास ट्रांसफॉर्म था 1/s+2, तो यहाँ से मेरे पास पोल क्या आ गया? एस मेरा मतलब पोल जो है वो मेरा -2 पे है। ठीक है, तो रीजन ऑफ कन्वर्जेंस में कभी भी पोल नहीं होगा, या तो वो अगर, क्योंकि अगर आप देखो तो अभी आप क्या कह रहे हो? ग्रेटर देन और मतलब लेस देन, मतलब या तो आप कह रहे हो कि ग्रेटर की बात कर रहे हो या लेस की। आप यहाँ पे इक्वल टू नहीं कह रहे। इसका मतलब है कि जब हमने डिफाइन कर रहे हैं रॉक को तो वहाँ पे आपने पोल को कंसिडर नहीं करना, पोल से ग्रेटर या पोल से लेस वैल्यूज़ की बात होगी, पोल की बात नहीं हो रही। क्यों पोल की बात नहीं हो रही? क्योंकि अगर हम सपोज ये मेरा पोल था -2 और मैंने इस एक्सप्रेशन में एस की वैल्यू डायरेक्ट -2 पुट कर दी, तो यहाँ पे 1/0 और ये क्या आ गया? इन्फिनिटी। तो इसका मतलब है मेरा एक्सप्रेशन तो डाइवर्ज कर जाएगा। तो इससे मुझे ये पता चलता है कि मेरे रॉक में कभी भी पोल इंक्लूड नहीं होगा। तो आपने कभी भी इसको इस तरीके से नहीं लेना कि ग्रेटर देन और इक्वल टू, ये गलत एक्सप्रेशन है। ठीक है, ये मतलब इस तरीके से नहीं होगा, हमेशा ग्रेटर की या लेस की बात होगी। तो पोल को आपने रॉक में इंक्लूड नहीं करना। क्यों नहीं करना? वो यहाँ से आपको पता चल रहा है। अब दूसरी प्रॉपर्टी ये है कि फॉर राइट साइडेड सिग्नल्स रॉक इज़ राइट साइड टू द राइट मोस्ट पोल। अब ये मेरा राइट साइडेड सिग्नल था, ऑब्वियसली जी राइट साइड पे है, लेफ्ट साइड पे तो नहीं है। राइट साइड पे ऑन है, लेफ्ट साइड पे तो वो ऑफ है। तो ये दिस इज़ माय राइट साइडेड सिग्नल। अब मैं सपोज कर रही हूँ कि जी मेरे पास जब मैंने इसको सॉल्व किया तो मेरे पास 2 पोल्स आ गए। एक यहाँ पे था, एक मतलब इसको मैं कह सकती हूँ कि ये मेरा पोल जो था ये पोल 2 था, ये मेरा कह लो कि पोल 1 था। अब आपका पोल 1 जो है वो राइट मोस्ट पोल है। ठीक है, तो जब आपका सिग्नल राइट साइडेड सिग्नल होगा तो रॉक इज राइट साइड टू द राइट मोस्ट पोल, मतलब ये राइट मोस्ट पोल के राइट साइड पे होगा। ठीक है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये नहीं होगा कि वो लेफ़्ट साइड, ऑब्वियसली इसका भी, इसका यहाँ पे इसका भी लेफ़्ट साइड राइट साइड पे होगा, ये P1 भी राइट साइड पे होगा। तो आप कॉमन एरिया ले रहे होते हो, लेकिन अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए ये चीज़ जहन में रखो कि जब आपका राइट साइडेड सिग्नल होगा तो यहाँ पे आपके जितने भी पोल्स आ जाएंगे, P1 P2 P3 जितने भी आ जाएंगे, लेकिन आपका रॉक जो है वो राइट मोस्ट पोल के राइट साइड पे होगा। पोल इटसेल्फ इंक्लूड नहीं होगा रॉक में, लेकिन वो राइट मोस्ट पोल के राइट साइड पे होगा फॉर राइट साइडेड सिग्नल्स। अब अगर हम थर्ड प्रॉपर्टी की बात करें फॉर लेफ्ट साइडेड सिग्नल मतलब लेफ्ट साइड पे सिग्नल एग्जिस्ट कर रहा है और राइट साइड पे आपका सिग्नल नहीं है। अब इसमें अगर आप देखो तो रॉक इज लेफ्ट साइड टू द लेफ्ट मोस्ट पोल। अब आपका यहाँ पे ये P2 है और ये अगर मेरा P1 है, तो ये क्या आपका लेफ्ट मोस्ट पोल के लेफ्ट साइड पे आपका रॉक एग्जिस्ट करेगा। यहाँ पे राइट मोस्ट पोल के राइट साइड पे एग्जिस्ट कर रहा है आपका रॉक।
अब ए फॉर बोथ साइडेड सिग्नल, मतलब अगर सपोज जी मेरा सिग्नल तो बोथ साइडेड है, राइट साइड पे भी है लेफ्ट साइड पे भी है, तो सिग्नल क्या होगा, ये कॉन्टीन्यूस है, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक जा रहे हैं, तो आपका रॉक जो है वो स्ट्रिप की फॉर्म में होगा, मतलब P1 और P2 के दरमियान में होगा। इसको हम कहते हैं कि रॉक जो है वो स्ट्रिप फॉर्म में आ गया, दो पोल्स के दरमियान में है। यहाँ पे क्या है, जब लेफ्ट साइडेड है लेफ्ट मोस्ट पोल के लेफ्ट पे, राइट साइडेड है राइट मोस्ट पोल के राइट पे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि जब आप आगे सॉल्व करोगे तो अगर ये प्रॉपर्टीज़ आपके जहन में होगी तो उससे आपको ये पता चलेगा कि मैं जो रॉक ड्रॉ कर रही हूँ वो वाकई ही सही है या मैं गलत तरफ तो नहीं जा रही। अब जो आज की लास्ट प्रॉपर्टी है वो है फॉर फाइनाइट ड्यूरेशन सिग्नल्स रॉक इज़ द एंटायर प्लेन। मतलब अब मेरा एक फाइनाइट ड्यूरेशन सिग्नल है, ठीक है, फाइनाइट ड्यूरेशन मतलब एक सपोज सर्टेन पॉइंट से स्टार्ट हुआ और सर्टेन पॉइंट पे जी ख़त्म हो गया, एक फाइनाइट ड्यूरेशन सिग्नल है। तो क्या होगा, मेरा रॉक ये सारा प्लेन होगा, एंटायर एस प्लेन, बट एस इज़ इक्वल टू ज़ीरो, मतलब एस इज़ इक्वल टू ज़ीरो का पार्ट नहीं होगा, एस इज़ इक्वल टू प्लस इन्फिनिटी ये इसमें नहीं आएगा, और एस इज़ इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी, मतलब एस इज़ इक्वल टू ज़ीरो, एस इज़ इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी और एस इज़ इक्वल टू प्लस इन्फिनिटी। इन तीनों वैल्यूज़ के ऊपर मेरा रॉक एग्जिस्ट नहीं करेगा, स्पेसिफिकली इन तीन वैल्यूज़ पे। उसके अलावा सारा रॉक जो मतलब सारा एस प्लेन पे बेस कर रहा होगा मेरा रॉक। मतलब मैं इन तीन वैल्यूज़ के अलावा एस की कोई भी वैल्यू पुट करूँगी तो मेरा रॉक एग्जिस्ट करेगा, मेरा लैप्लास एग्जिस्ट करेगा। और ये किसके लिए है? ये फाइनाइट ड्यूरेशन सिग्नल्स की हम बात कर रहे हैं, मतलब वो सिग्नल्स जो किसी सर्टेन पॉइंट से स्टार्ट हो गए सर्टेन पॉइंट पे फिनिश हो जाते हैं। यू ऑफ टी क्या है, वो फिनिश नहीं हो रहा, वो ज़ीरो से स्टार्ट हो गए प्लस इन्फिनिटी तक चल रहा है। यू ऑफ माइनस टी की बात करें, वो माइनस इन्फिनिटी से स्टार्ट होकर या ज़ीरो से स्टार्ट होकर माइनस इन्फिनिटी तक कॉन्टीन्यू है, तो वो फिनिश नहीं हो रहे, उनका स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट नहीं है। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखें तो आपके सिग्नल का स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट है। तो इस वजह से ऐसे सिग्नल्स का रॉक क्या होगा, जब आप फाइंड करोगे तो आपको पता चलेगा कि वो एंटायर एस प्लेन है, लेकिन उनमें इन तीन वैल्यूज़ के अलावा सारा एस प्लेन इंक्लूडेड है।